गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सुमध्याह्न बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का अनअकैडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। और मैं हूं आपका दोस्त, साथी और ऑडिट सब्जेक्ट का साथी जयेश भंडारी। तो बच्चे लोगों, कैसा चल रहा है सब। आज हमारी सोमवार की दोपहर है जिसमें आप और हम लोग मिल रहे हैं बच्चे लोगों। और कल हम लोगों ने वर्चुअल टेस्ट और एमसीक्यू वाली सीरीज पर यानी कि क्विज पर कल बात कर ली थी। और आज हमारी कहानी बढ़ने वाली है बच्चों आगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, हमारी सीरीज चल रही है ये सवाल करेंगे कमाल। और उसी सीरीज को बच्चों आज हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जी हाँ, यानी आज और कल, मंडे एंड ट्यूसडे बच्चे लोगों, 2 दिन हमारी ये सीरीज चल रही है बच्चे लोगों, आखिरी 2 दिन बराबर। और इन 2 दिनों के बाद बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हमारा ब्रेथलेस वाला जोरदार रिवीजन। चलिए जी, तो बच्चे लोगों आ जाइए जल्दी जल्दी से सब लोग जुड़ते जाइए, क्योंकि आज बहुत खास काम हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों का पसंदीदा काम करने वाले हैं। और मैं करने वाला हूं उसको बहुत सुपर स्पीड में। जी हाँ, बहुत सुपर स्पीड में, यानी कम टाइम में बहुत सारी ज्यादा चीजों को हम लोग इसमें इंक्लूड करने वाले बच्चों। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग अभी YouTube पर मिल रहे हैं और हमारी मुलाकात होती है बच्चों अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में, यानी जो आपको मिलता है अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। जी हाँ, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल में अपना अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है बच्चे लोगों, उसको डाउनलोड कर लेना है। और आपको वहां पे मिलने वाली है हमारी सारी सारी क्लासेस, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और बच्चों प्लस कोर्स पर हम लेके आ रहे हैं जल्दी ही, यानी नवंबर फर्स्ट वीक में प्लस पर हमारे कोर्सेज आने वाले बच्चों, धमाकेदार कोर्सेज प्लस के ऊपर आने वाले हैं आप लोगों के लिए। और जिसमें आप ज्वाइन करते हैं बच्चों, 1 महीने के लिए भी ज्वाइन आप करते हैं तो कर सकते हैं। और उसके लिए आप ये जो मेरा नाम है ना, JYSH कैपिटल में लगाते हैं तो 10% का डिस्काउंट भी पाते हैं। और ये सिर्फ यही नहीं, आप चाहे कोई भी कोर्स जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है उसको अगर आप कर रहे हैं और मेरे नाम के कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। चलिए जी, तो बच्चे लोगों आज का काम हम लोग कर देते हैं स्टार्ट। जैसा आप लोगों को मैंने कहा, ये सवाल करेंगे कमाल। तो आज आप लोगों के साथ में लेके आया हूं बहुत सारे एमसीक्यूज बच्चों, लगभग 100 एमसीक्यूज। बिल्कुल बच्चे लोगों, 100 एमसीक्यूज बच्चों। देखते हैं कि आज हम इनमें से कितने एमसीक्यूज को डिस्कस कर पाते हैं हमारी आज की क्लास में। चलिए जी, तो बच्चे लोगों स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। और बच्चों ये सारा आपके पूरे कोर्स के मिक्स एमसीक्यूज हैं। जी हाँ, यानी अभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू का वक्त नहीं है। ये जो एमसीक्यूज आप लोग मेरे साथ देखेंगे बच्चों, ये सारे चैप्टर के मिक्स एमसीक्यूज हैं। कई सारे आपने पहले भी किए होंगे, कई बार शायद नए आपको दिखेंगे। तो हम करने जा रहे हैं इनकी जोरदार वाली प्रैक्टिस। बच्चे लोगों ध्यान से मेरे साथ में देखते जाइए। द पर्पज ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ ऐसे 200 डेज। जी हाँ, ऐसे 200 के हिसाब से हमारा पर्पस क्या होना चाहिए बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान में है। पहला ऑप्शन है बच्चों, कंप्लायंस विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेबी एंड अदर रेगुलेशंस। नहीं सर नहीं। एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल कुछ कुछ अच्छा लग रहा है, ये ठीक लग रहा है हमको ये ऑप्शन बच्चे लोगों। प्रिवेंट और डिटेक्ट द फ्रॉड और एरर नहीं हो सकता। एनेबल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। नहीं नहीं भाई नहीं। आंसर हमारा बी है बच्चे लोगों, सीधा सीधा सा। एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंड यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमको अच्छी तरह से पता है। और ये इसका रीजन है बच्चे लोगों, ऐसे 200 का हमने यहाँ पे लिख भी दिया कि सर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा पर्पस यही होता है कि यूजर्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। जहां तक बात है प्रिवेंट और डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड की, वो मैनेजमेंट का काम है बराबर, न कि ऑडिटर का। चलिए बच्चे लोगों सेकंड पे लेके आ गया। देखिएगा, जाने पहचाने नए सब तरह के एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। प्रोफेशनल जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म शेल एक्सरसाइज बाय द ऑडिटर ड्यूरिंग सबसे पहले जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो और रिस्क को असेस कर रहे हो। दूसरे नंबर पे जब आप एक ओपिनियन को फॉर्म कर रहे हो, कंक्लूजन निकाल रहे हो। तीसरे नंबर पे जब आप एविडेंसेस इकट्ठा कर रहे हो, हम कहते हैं सर ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। जी हाँ जी हाँ, बराबर से बच्चों। साथ में मेरे देखते जाइए, साथ में देखते जाइए बच्चों। कम टाइम में ज्यादा एमसीक्यू करने का ट्राई कर रहे हैं बच्चों, इसलिए हम लोग इसको क्विज फॉर्म में नहीं कर रहे हैं। हम इसको पोलिंग या क्विज फॉर्म में इसलिए नहीं कर रहे बच्चे, ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज आप यहां से देख सको मेरे साथ में कि यस सर बढ़िया एमसीक्यूज है। छोटे छोटे बड़े बड़े एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज हमने यहाँ पे
कवर कर लिए हैं आप लोगों के लिए। चलिए जी, फटाफट से जुड़ते जाइए सब लोग। सबको वीडियो देखना है बच्चे लोगों, जो नहीं आ पा रहा है उसके साथ में वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। ऐसे थंब का इंप्रेशन भी, थंब वाला निशान है ना, उसको भी लगाते जाना जल्दी जल्दी से। चलिए जी, तो बच्चे लोगों मेरे ख्याल से सबको ये क्वेश्चन आता है कि भैया जजमेंट और स्केप्टिसिज्म अपने को कहाँ कहाँ चाहिए सर? हर जगह पे चाहिए। चाहे आप रिस्क आइडेंटिफाई और असेस कर रहे हो, चाहे आप ओपिनियन को फॉर्म कर रहे हो, या जब आप एविडेंसेस को इकट्ठा कर रहे हैं, हर जगह पे पीजे और पीएस यानी स्केप्टिसिज्म अपने को चाहिए। चाहिए बोले तो चाहिए। चलिए जी बच्चे लोगों, सबसे कॉमन क्वेश्चन, ऑडिटर का ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा व्यू देता है? सबको 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 आज पता है, बचपन से पढ़ रहे हो भाई, अपना ऑडिट के नर्सरी से पढ़ रहे हो सर। ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर, ट्रू एंड फेयर। और हमारी पुरानी कोर्स वाले बच्चे और नए कोर्स वाले जो लॉ में पढ़ चुके बच्चे, ये ट्रू एंड फेयर व्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में अटैच है कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 129 में, बराबर। और साथ में सेक्शन नंबर 128 भी कहता है बच्चों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए ट्रू एंड फेयर, बराबर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होना चाहिए, ये कहता है 129(1), सबको पता है। और ऑडिटर यही ओपिनियन देने वाला है कि दे आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, बराबर से। तो वर्ड जो रहेगा बच्चों वो रहेगा ट्रू एंड फेयर। चलिए चलिए चलिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब, अरे बच्चे बच्चे को पता है सर, अलर्ट रहना भी होता है, क्वेश्चनिंग माइंड भी होता है सर, बोथ ए एंड बी करेक्ट कर दो। चलिए सर, आपके लिए बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, करेक्ट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। चलिए अपने आप को एनालिसिस करते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। In case of partnership firm, सर पार्टनरशिप फर्म है, as auditor of company, ऑडिट रिपोर्ट साइन कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? एनी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? नहीं भैया, हर पार्टनर नहीं कर सकता है। एनी सीए एम्प्लॉय? नहीं भाई, एम्प्लॉय तो कर ही नहीं सकता है। सीए पार्टनर ऑफ द फर्म सारे मिलकर के साइन करेंगे भाई, सारे मिलके नहीं भाई, सारे मिलके नहीं। एनी सीए पार्टनर, इनमें से बच्चों अगर ऑप्शन देखना हो तो एनी सीए पार्टनर सही है, लेकिन मैं लिख देता हूं साथ में होना चाहिए सीओपीबी। भाई इनमें से चूज करना पड़ गया तब तो ठीक है भैया, डी ऑप्शन ओके, तो सीए पार्टनर होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना, बराबर। तो ऑप्शन भी यही कहता है बच्चे कि ये देखिए सीए होना चाहिए, लेकिन साथ में होना चाहिए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक बनाया जाए तो ऐसा बनेगा, एनी सीए पार्टनर ऑफ द फर्म हैविंग सीओपी, तो हमारा आंसर भी वही हो जाएगा, बराबर करेक्ट है बच्चों। 100 एमसीक्यूज देखते हैं आज अपन कितने कर सकते हैं, आज की हमारी क्लास में कितने कवर होते हैं। फटाफट से मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए क्वेश्चन अगला। सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज अपॉइंटेड बाय, सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है सर? एजीएम में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से मेंबर करते हैं, एजीएम में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मेंबर्स करते हैं एजीएम में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके। सर यही तो होता है। सी नंबर बच्चे लोग, हमारी पिछली क्लासों में मैंने आपको लॉ के एमटीपी से 2 क्वेश्चंस निकाल करके बताए थे और उसमें हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था बच्चों कि पास करना पड़ता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, वो भी एजीएम में, बिकॉज बच्चों सब्सिक्वेंट ऑडिटर है जो एजीएम में अपॉइंट होता है, और एजीएम में अगर अपॉइंट हो रहा है तो बट ऑब्वियस है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से होगा। याद करो मैंने तब क्या कहा था, स्पेशल रिजोल्यूशन से अपॉइंट करने का पूरे कंपनीज एक्ट में सर कोई प्रोविजन है ही नहीं। हाँ, बाहर निकालने का अगर है तो उसमें है बॉस, उसमें है, क्या कहते हो? यस सर, वो जो रिमूवल वाला पॉइंट है सर उसमें एसआर पास करना पड़ता है, लेकिन अपॉइंटमेंट में तो नहीं है, पहली चीज। सेकंड नंबर बच्चों, फर्स्ट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी को छोड़ के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हमेशा 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 मेंबर्स लोग ही करते हैं, बीओडीज तो बिल्कुल भी नहीं। ये अपने को ध्यान में रखना, ये भी अपन ने पढ़ा था, बराबर। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं। जिधर जरूरत लगेगा कि यार इसका रीजन पढ़ना चाहिए उधर पढ़ेंगे, नहीं तो मस्त 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 मेरे साथ पढ़ते जाइए। चलिए जी चलो, धुआंधार चल रहा है मामला, ब्रेथलेस 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 एकदम। The factor which distinguish an error from fraud and other irregularity is, बच्चों हम ये कहें कि भैया एक चीज बताओ, ये एक वर्ड है एरर और एक है फ्रॉड, दोनों में अगर डिफरेंस पे बात करनी हो तो कौन सा वर्ड है? whether it is an amount or process, intent, materiality and whether is caused by the auditor or client। बच्चों इंटेंशन का फर्क है, याद करो। एरर होता है अनइंटेंशनली, फ्रॉड होता है इंटेंशनली। तो जो फर्क है बच्चे इंटेंशन का है, याद है आपको मैंने क्या कहा था? एरर बिल्कुल प्यार की तरह से है, जो किया नहीं जाता हो जाता है, और फ्रॉड वो है जो जानबूझ करके प्लानिंग के साथ में किया जाता है, सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड। वर्ड आपने पढ़ा हुआ है। चलिए जी, इंटेंट वर्ड करेक्ट है।
चलो 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 नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। होल्डिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ क्लाइंट एंड क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद हिम। बच्चों फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आपका क्लाइंट के साथ में, और बिजनेस रिलेशनशिप भी है, ऐसा ऐसा एकदम फाइनेंशियल वाला इंटरेस्ट है, उसको कौन सा थ्रेड बोलते हैं? क्या सेल्फ रिव्यू बोलूं, एडवोकेसी बोलूं, दिमाग में आपके आ चुका है, सबके आ चुका है। यस 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 करेक्ट, इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट वाला थ्रेड। बिकॉज बच्चे फैमिली, यहाँ पे क्या आ गया, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, और ये आते ही आंसर सीधा सीधा सा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड की तरफ चला गया। आप लोग सब जानते हो बच्चों, ये देखिए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड वही है जिधर आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़ गया, क्लोजिंग रिलेशनशिप बढ़िया वाला हो गया क्लाइंट के साथ में। चलो बच्चा लोग नेक्स्ट पे आगे। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय कंपनी। अच्छा अच्छा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इसमें क्या करते होंगे भाई? सर इसमें रिलायबिलिटी होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए। सर ये करते हैं ताकि एसेट को सर सेफगार्डिंग मिले। सर ये करते हैं ताकि प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर हो सके। और सर ये तो सारे सही लग रहे हैं, बोलो 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 भाई। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इसी के लिए तो होता है, या इंटरनल कंट्रोल भी बोलो तो भी चलेगा, उसी का पार्ट है ये। सर रिपोर्टिंग प्रोसेस पे रिलायबिलिटी रहे, हमारे एसेट सेफगार्ड होती रहे, और फ्रॉड और एरर का प्रिवेंशन डिटेक्शन वाला काम हो सके, करेक्टिव मेजर हो सके। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। देखो बेसिकली ये इंटरनल कंट्रोल ज्यादा बराबर वर्ड होता बच्चों इसके लिए, मेरे हिसाब से ये वर्ड से ज्यादा बेटर होता इंटरनल कंट्रोल। ये देख सकते हैं आप लोग, डेफिनेशन उठा करके देखना, बहुत आराम से आप लोग काम कर सकते हो, धुआंधार तरीके से काम होगा। यस बच्चे लोगों, नेक्स्ट 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 देखो। बट अभी हमने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन किसी भी तरह का बन सकता है, बराबर। तो हम कुछ छोटे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, हम यहाँ पे बड़े क्वेश्चंस भी कर रहे हैं, सारी चीज हमारी होने वाली है बच्चों। मर्टिलिटी लेवल इज बेस्ड ऑन, है ना, फिलहाल तो बात है ये सारे क्वेश्चंस की। मर्टिलिटी लेवल इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस होता है? हमने कहा फोरकास्टिंग एंड ड्यूरिंग द ऑडिट इट इज बाउंड दैट फोरकास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। यानी बच्चों पहला पॉइंट आया फोरकास्टिंग पर, ओके फोरकास्टिंग पर, ठीक है सर। सेकंड नंबर आया चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। बच्चों मर्टिलिटी का जो लेवल है वो एक तो आपके फोरकास्ट पे होगा, बराबर, क्या क्या आपका सोच के चल रहे हो आप, फोरकास्ट क्या कहता है, आपका अनुमान क्या कहता है। सेकंड नंबर बच्चों जो सिचुएशन हमारी चेंज हो रही है, लाइक कोई मेजर पार्ट ऑफ एंटिटी आपने डिस्पोज कर दिया, सेल कर दिया। कई बार बच्चों ऑडिटर का जो अंडरस्टैंडिंग का तरीका है उसमें उसको चेंज करना पड़ा, बराबर। ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग पहले कुछ और सोचा था, अभी कुछ और चेंज हो गया है, ऐसा कुछ है। ऑल ऑफ द अबव बच्चों, सारे मैटर्स इसमें कवर है। आइए देखो आपको बताता हूँ मटेरियल लेवल किन किन चीजों में चेंज होता है। सबसे पहला तो बच्चों फोरकास्टिंग। ड्यूरिंग द ऑडिट आप जब कर रहे थे और आपको पता लगा कि जो आपने सोचा था, जिस बेस पे लेवल बनाया था, उससे चीजें अलग है। सेकंड नंबर बच्चों चेंज इन सिचुएशन, वेदर एक्विजिशन किया हो, सेल हुआ हो, कोई नया इंफॉर्मेशन बच्चे जो पहले हाथ में नहीं था वो अभी हाथ में लग गया, तभी चेंज करना पड़ेगा। और ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग के अंदर चेंज हुआ एंटिटी को लेकर के, तो भी चेंज करना पड़ेगा। चलिए जी फटाफट से 10 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो सकते हैं। 100 क्वेश्चन हम करने वाले बच्चों, जिसमें से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। यस 10 का दम, 10 का दम, 10 का दम, और हम कर चुके हैं 10 क्वेश्चन खत्म। चलिए 11 पे आते हैं। If auditor maintains high degree of independence, अच्छा 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 क्या बोला है? If auditor maintains high degree of independence, it will result in, अच्छा क्या होगा उससे? मीडिया का अटेंशन आ जाएगा, सीजी से रिवॉर्ड मिलेगा, क्या बात है। एनहांस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिलायबिलिटी बढ़ जाएगा, या एंटिटी के साथ में सर अच्छा रिलेशन बनेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप का, बोलो सर। सी आंसर सही है सर। अच्छा अपन हाई डिग्री का इंडिपेंडेंस रखेंगे तो सर क्या बात करें, सर मीडिया का सारा फोकस हो जाएगा, बराबर। अंजना, ओम कश्यप, अर्णव गोस्वामी सब आ जाएंगे। सर नहीं सर ऐसा नहीं होगा। अच्छा सीजी से अवार्ड मिलेगा, नहीं सर वो भी नहीं मिलने वाला है। तो भाई क्या होने वाला है सर? सीधा सीधा सा है कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्वास भरोसा वो सब बढ़ेगा। तो सर बढ़ा दिया हमने, ओके सर, सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट है बच्चे लोगों। चलिए नेक्स्ट पे लेके आ गया। अच्छा अच्छा ये तो सीधा क्वेश्चन है बच्चों। द आईसीआई ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किया बच्चों, क्या किया, यहाँ आपको वर्ड बताना है। किस चीज के लिए? रिव्यू करना एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, डेवलप एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, इन सबको करने के लिए। तो सर इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए हमारे पास में कौन है भाई? हमारे पास में ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड है, हमारे पास में आईएफएससी है, या आईएएसबी है इंटरनेशनल वाला, या इनमें से आंसर कोई नहीं। मेरे ख्याल से सबको अच्छी तरह से पता है बच्चों, आईसीआई ने जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया वो हो सकता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड भाई। और कौन हो सकता है सर? और कोई नहीं हो सकता, इधर अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। चलिए जी नेक्स्ट पे आता हूं
बच्चों डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ, अच्छा 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 क्या बोला है, डिजाइन करना, इंप्लीमेंट करना, मेंटेन करना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को किसका जिम्मेवारी है भाई, किसका जिम्मेवारी, तुम्हारे घर का काम तुम करो भाई, ऑडिटर बाहर से आएगा वो क्यों करेगा, मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर का काम है, दोनों का काम है कि इंटरनल, अरे इंटरनल ऑडिटर तो मैनेजमेंट लेके आ रहा है बच्चों, तो मैनेजमेंट का काम है सर, 13 का ए नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये काम मेनली मैनेजमेंट का और साथ में हमारा टीसीडब्ल्यूजी तो है ही है। चलिए नेक्स्ट पे बच्चों, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट इज, फाइनेंशियल ऑडिट का स्कोप क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉन फाइनेंशियल या दोनों है, नन ऑफ दी अबव। बच्चों तुमको सब पता है, खास करके जब एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ते हो तो तुमको पता है उधर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी चाहिए सर, नॉन फाइनेंशियल भी चाहिए। अच्छा उधर एनालिटिकल में तो तुम इसका एग्जाम्पल भी पढ़ते हो सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नॉन फाइनेंशियल है, उनका सैलरी क्या है सर फाइनेंशियल है। तो फाइनेंशियल ऑडिट वाइड एरिया है, इसमें आपका दोनों इंफॉर्मेशन बच्चों काम करता है, दोनों को दोनों, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी बच्चे लोगों, ऐसे सीरीज जो हमारी 200 से 299 वाली जो सीरीज है, बराबर, कुछ ऐसे आपके कोर्स में है, नए वालों के, कुछ ऐसे पुराने वालों के कोर्स में, जो नए वालों के नहीं भी है, तो इसमें है क्या, क्या ये इंट्रोडक्टरी बात करता है, क्या ये जनरल प्रिंसिपल्स बताता है बच्चों, इन ऐसे की सीरीज के ऊपर इनका दिया हुआ रहता है हेडिंग, समझ रहे हो, तो क्या इसमें इंट्रोडक्टरी मैटर है, क्या ये जनरल प्रिंसिपल्स की बात करता है, क्या ये ऑडिट एविडेंसेस की बात करता है, कंक्लूजन की बात करता है बच्चों, बहुत सीधा सीधा से आप लोग जानते हो, एविडेंसेस के लिए 500 काम करता है, बराबर, कंक्लूजन के लिए हमारा 700 काम करता है, दो में अपने लिए कंफ्यूजन हो सकता है, इंट्रोडक्टरी और जनरल प्रिंसिपल्स, तो याद रखिए आंसर नंबर हमारा है जनरल प्रिंसिपल एंड रिस्पांसिबिलिटीज, यानी बी ऑप्शन है। तो 200 से 299 जो है वो जनरल प्रिंसिपल और रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आपसे करता है। चलिए जी, हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं ढूंढ रहा था भाई मेरा चश्मा वश्मा किधर दिख जाए तो मैं लगा लूं उसको, ऐसा मुझे लग रहा है, अभी बहुत देर से लाइट पे है, पर चलो कोई बात नहीं, नहीं है इधर तो नहीं सही। यस बच्चे लोगों, नाउ ऐसे सीरीज 300 से 499, अच्छा 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 400 से 300 से लगा के 499 बच्चों तुमको पता ही है सर हमको तो सर पता ही नहीं है सर, ये तो हमने देखा ही नहीं सर, कभी पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमारे कोर्स में तो सर सिर्फ ये 300 है, उसके बाद सर एक 315 हमारे कोर्स में, पुराने वाले कहेंगे सर 330 हमारे कोर्स में, कि 450 वाली वगैरह तो सर हमने कभी ज्यादा कुछ ध्यान में नहीं दिया है, तो बच्चों ध्यान रख लीजिए, रिस्क असेसमेंट तो हमारा है ही है बराबर से, और रेस्पॉन्सेज 300 315 में आप पढ़ते हो, 330 में भी, 300 तो मेनली नहीं, 315 और 330 में आप पढ़ते ही हो, और बच्चों स्पेशलाइज एरिया वाला जो पोर्शन है वो भी इसके अंदर कवर रहता है हमारा, बराबर से ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा सीधा सीधा से हो गया डी। देखो ये रहा यहाँ पे आपके लिए पूरी लाइन, रिगार्डिंग रिस्क असेसमेंट है, उसका रेस्पॉन्डिंग है, फिर स्पेशलाइज एरिया जो भी हमारे इसके अंदर आएंगे, खास करके जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है वो भी इसके अंदर कवर रहते हैं, खास करके 400 वाली सीरीज में, क्या आपको ध्यान में रखना है। अब बच्चों हमने कहा 500 से 599 वाली सीरीज, बच्चों सबको पता है ये तो 500 का सीरीज आता है, सबका एक ही आंसर है, सबको आता है, और वो आंसर आपका कहता है बच्चे ऑडिट एविडेंस है सर, ऑडिट एविडेंस है सर, पक्के 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 से है। फिर मैंने आपको कहा बच्चे 600 से 699 की सीरीज किसके लिए है, तो सर ये तो हमको अच्छे से पता है, इन चारों में से एक ही हो सकता है सर, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर का वर्क काम में लेना हो, चाहे फिर वो लेना हो एक्सपर्ट का, या फिर सर ब्रांच ऑडिटर का, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर, सर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, सबको पता है सर, जहां हम इंटरनल ऑडिटर का काम में लेते हैं, बराबर, या ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट बोले तो ब्रांच ऑडिटर हो गया, या जरूरत पड़ने पर बच्चे एक्सपर्ट की मदद हम लोग लेते हैं, 600 610 620 तुम लोग पढ़ते ही हो, बिल्कुल सही बच्चों। अगला क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही बनाया बच्चे, 700 से 799 किसके लिए है, जनरल प्रिंसिपल, एविडेंसेस, इंट्रोडक्टरी मैटर या कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। बच्चे बच्चे को पता है सर 700 वाली जो पूरी सीरीज है वो हमको 700 पता ही है सर, कंक्लूजन और रिपोर्टिंग के लिए है, ओके सर, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट, बराबर, ये लो डी वाला करेक्ट हो गया। यस बच्चे लोगों, 20 पे हम लोग पहुंच गए भाई, द उसके बाद खाली जगह, ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक, बच्चे वाला अपन छोटे थे तब ऐसे क्वेश्चंस करते थे, फिलिंग द ब्लैंक्स बताइए, तो द के बाद खाली जगह छोड़ दिया, हैव बीन इशूड विद अ व्यू to securing compliance by the member on matter which in the opinion of the council are critical for proper discharging of their function। अच्छा 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 सर, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको काउंसिल ये मानता है कि जो कंप्लाइंस करवाने के लिए जरूरी है, तब लाइक कुछ मैंडेटरी टाइप की चीजें हैं जिनको कंप्लाइंस के लिए बहुत जरूरी है बच्चों, तो इसके लिए आंसर आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चों, स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर,
कैसे पता, देखिए लाइन को पढ़िए, स्टेटमेंट हैव बीन इशूड विद अ व्यू टू सिक्योरिंग कंप्लायंस बाय द मेंबर ऑन मैटर व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल जो क्रिटिकल है फॉर प्रॉपर डिस्चार्जिंग ऑफ देयर फंक्शन, उसके लिए बच्चों बना के दिए गए हैं आपको स्टैंडर्ड्स जो क्रिटिकल मैटर्स हैं, बराबर। चलिए जी सर, ऐसे ही क्वेश्चन अगला भी है। तो 20 क्वेश्चन बच्चों हम लोगों के हो गए हैं, 20 क्वेश्चन हो गए बच्चे लोगों। क्लास को स्टार्ट किए हुए मेरे ख्याल से 20 मिनट्स के आसपास का टाइमिंग हुआ है और 20 मिनट में 20 क्वेश्चन हमने कर लिए। भाई क्या आप बात कर रहे हो, 100 क्वेश्चन है तो 60 तक तो हम शायद पहुंच सकते हैं। फिर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का लेंथ कितना है, भाई उसके ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए बच्चों 21 में हमने फिर से एक जगह खाली छोड़ दिया बच्चों। आर डिजाइन टू प्रोवाइड गाइडेंस टू मेंबर ऑन द मैटर व्हिच मे अराइज इन द कोर्स ऑफ देयर प्रोफेशनल वर्क एंड ऑन व्हिच दे मे डिजायर असिस्टेंस इन रिजॉल्विंग इश्यूज दैट मे पोज डिफिकल्टी। सर नाम से पता लग रहा है सर गाइडेंस देने के लिए होता है सर, उसके लिए तो गाइडेंस नोट इज करेक्ट आंसर। बच्चों फर्स्ट चैप्टर एज इट इज गाइडेंस नोट का डेफिनेशन आपको दे के रखा हुआ है, ये पढ़ा भाई, उसका डेफिनेशन बहुत आराम से पता लग जाएगा। और अगला तो उसी का भाई है, गाइडेंस नोट्स आर, सर पढ़ लिया ना सर ऊपर। गाइड करने के लिए जो चीज होती है सर वो मैंडेटरी कभी नहीं हो सकती, इट्स रिकमेंडेटरी, यानी रिकमेंड किया जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि भैया इसको फॉलो किया करो। बाकी आपके पीछे पे डिपेंड करेगा, बोले तो प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा। और उसी पर अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपका प्रोफेशनल जजमेंट इज बेस्ड ऑन, ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट उसके स्किल पर, उसके नॉलेज पर, उसके एक्सपीरियंस पर, बोले तो सब पर। बोलो बोलो बच्चे लोगों, प्रोफेशनल जजमेंट बोले तो स्किल भी चाहिए सर, नॉलेज भी चाहिए सर, एक्सपीरियंस भी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों, ऐसी ऑडिट जो लॉ से कंपलसरी हो, अरे कंपलसरी वाली ऑडिट सर, गवर्नमेंट ऑडिट पक्का सर, लॉक कर दो सर, बच्चे नहीं होगा। याद रखिए जो लॉ से कंपलसरी हो उसको क्या बोलेंगे, तुम सबको पता भी है, गवर्नमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, या सर उसको बोलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट। सीधा सीधा सा आंसर है हमारा, बराबर। नेक्स्ट पे आइए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी। बच्चे लोगों बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, साथ साथ पे आप लोग रिवाइज भी करते जा रहे हैं कि हाँ सर हाँ से छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वहां पे यहाँ पे कवर है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंडक्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोला है बच्चे, वहां वो बताइए जिसमें आपका जो ऐसी एंटिटी बताइए जहां ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं है, बराबर। सीधा बोला है बच्चों, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड, नहीं जरूरत है सर। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, पार्टनरशिप और ओबीसी। तो हमने कहा सर बैंकिंग कंपनी में भी ऑडिट कहां चाहिए, इंश्योरेंस में भी नहीं चाहिए सर, ओबीसी में भी नहीं चाहिए सर। बच्चे लोगों कारों की बात नहीं हो रही है यहाँ, जो कारों के प्रोविजन दिमाग में लगा रहे हो, हर कंपनी पर ऑडिट बच्चे कंपलसरी है। कंपनी है तो मतलब ऑडिट है, आप पढ़ के आए अच्छी तरह से। ऑडिट करने में हमने किसी भी कंपनी को एग्जम्पशन नहीं दिया। हाँ, पार्टनरशिप फर्म के लिए बच्चे वॉलंटरी है, करना हो कराओ, नहीं करना हो मत कराओ, भाई तुम्हारी मर्जी है। तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप फर्म टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट either under Indian Partnership Act nor any other act. चलिए जी, which of the following is not the principle of auditing। बच्चे ऑडिटिंग के प्रिंसिपल तुम्हारे वो कॉपी वाले हैं, तुम्हारे वो कॉपी वाले जो पॉइंट है ना, क्या क्या बोलते हो तुम, सी से बोलते हो तुम, क्या बोलते हो सी से, कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट बोलते हो ना तुम लोग, वो से फिर क्या बोलते हो तुम लोग, फिर मुझे पता नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी ऐसा कुछ बोलते हो आप लोग, बराबर। फिर पी से प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल ड्यू केयर, ओपी ऐसा कुछ आप लोग बनाते हो, इंटीग्रिटी, बराबर। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोग बनाते हो, मुझे याद है 5 प्रिंसिपल है, तो देखिए इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। सर इंटीग्रिटी आ गया, कॉन्फिडेंशियलिटी भी आ गया, ये डब्ल्यू वाला कहीं मैच नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी आ गया, ड्यू केयर भी आ गया, लेकिन ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो सर SFI 80 का पार्ट है, इधर कहां से आ गया, बराबर समझ रहे हैं। तो ये तो एविडेंस इकट्ठा करने का, कलेक्ट करने का मेथड है, हमारा प्रोसीजर है जो हम काम में लेते हैं, ऑडिट प्रोसीजर है। सो आंसर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बच्चों नेक्स्ट वाला, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मेथड ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। बच्चों दोनों ही सही हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है और उसको अप्लाई करने का जो मेथड है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। अकाउंटिंग पॉलिसी रेफर टू स्पेसिफिक सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ अप्लाइंग सच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। यस बच्चे लोगों नेक्स्ट पे आ गए,
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज। अच्छा, किन सिचुएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है? अरे चेंज वाले पॉइंट तो भाई साहब लॉ से पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते आ रहे हैं। बताओ क्या सिचुएशंस होती है जिनसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है? तो चेंज ही है, रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ कहता है ऐसे चेंज करो। बच्चों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में चेंज हो गया, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और मैनेजमेंट का ओपिनियन है सर कि बेटर प्रेजेंटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमको अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, बोले तो करना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज अगर लॉ की रिक्वायरमेंट हो। देखो नंबर 1। नंबर 2 बच्चों कंप्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर करना हो। तीसरा मैनेजमेंट का ओपिनियन अगर है तो 3 पॉइंट्स आगे बच्चों। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। चलिए 29 रीजनेबल एश्योरेंस इज। बच्चा जानता है इस क्वेश्चन का आंसर कि रीजनेबल एश्योरेंस इज कैसा है बच्चों? हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस जरूर है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन आप लोग को एमसीक्यू के अंदर टेस्ट के अंदर दे भी दिया था। तो हाई जरूर देंगे लेकिन हम एब्सोल्यूट 100% का गारंटी तो सर नहीं दे सकते। आज की दुनिया में फैशन की दुनिया में गारंटी की इच्छा ना करें। बिल्कुल वैसा ही है बच्चों कि हमारे ऑडिट की दुनिया में गारंटी की 100% गारंटी की उम्मीद नहीं करें। तो एब्सोल्यूट तो नहीं देंगे, हाई लेवल जरूर देंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ ऐसा है जो कंप्लीट और एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन है of system as found in operation by the auditor। बच्चे कुछ तो ऐसा है इनमें से। चेकलिस्ट इज ए कंप्लीट एंड एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन। थोड़ा सा चेकलिस्ट तो ये थोड़ी होता है। चेकलिस्ट तो वो जो अपन भरवाते हैं उनसे, किनसे? क्लाइंट के लोगों से। फ्लो चार्ट भी नहीं है तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। नैरेटिव रिकॉर्ड्स कुछ ठीक लग रहा है क्योंकि क्वेश्चनियर भी वही है जो हम क्वेश्चनियर भरवाते हैं बच्चों, सॉरी। चेकलिस्ट जो हम क्वेश्चन आस्क करके खुद ही भरते हैं। तो बच्चों जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे दे, एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर आ गए, इट्स कॉल्ड नैरेटिव रिकॉर्ड्स। क्या कहते हो? सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। डेफिनेशन याद होना चाहिए बच्चों। अपन ने यहाँ जो एमसीक्यूज लिए वो ऐसे ले लिए कि आपका पूरा टॉपिक इसके अंदर कवर हो जाए ना, तुम्हारा पूरा चैप्टर बोले तो उसके अंदर उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सब अपन ने इधर कवर कर लिया। भूलोगे किधर से? अभी किधर से भूलोगे भाई? अगला क्वेश्चन देखो नंबर 31 बच्चे लोगों। हमने बोला सर ये भी एक सीरीज है जिसमें इंस्ट्रक्शन और क्वेश्चंस है विच द ऑडिटर फॉलो करके आंसर देता है। यस सर, क्वेश्चन है, ऑडिटर खुद फॉलो करके आंसर देता है। सर याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? हर एक क्वेश्चनियर या चेकलिस्ट कुछ तो बनता है सर। ऑडिटर खुद फॉलो करके आंसर लिख रहा है तो सर पक्के से चेकलिस्ट पे टिक करो। सर याद करवाया था आप लोगों को, बराबर से याद करो। हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पूरा। और अगर आंसर वो क्लाइंट भर दे दो सर वो क्वेश्चनियर होता है। देखिए क्वेश्चन होगा कोई ना कोई तो। बच्चों अगला क्वेश्चन लेकिन हमने तो कुछ और ले लिया भाई। हमने ले लिया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। बतरा सर याद आ गए। अरे बच्चे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आते ही हमारे जोधपुर से हमको याद आ गए बतरा सर। बोलो बच्चों, बोलो याद आ रही है? तेरी याद आ रही है? बतरा सर होते तो गाना वाना गाते भाई। मेरा गाने का कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं है तो मैं गाता हूँ बराबर। तो बतरा सर की याद आ गई बराबर। तो बत्रा सर की याद आते ही आंसर सीधा पहुंच गया बच्चों। बत्रा सर का फेवरेट टॉपिक बराबर। क्या बत्रा सर आपको रोज क्या बोलते हैं? ये है क्या? ये है फ्लो चार्ट का फंडा बराबर। ये है नहीं कोई मामूली फंडा, ये है फ्लो चार्ट का फंडा, ये है बत्रा सर का फंडा। तो सुनते हो आप लोग? तो बच्चे आंसर तो बत्रा सर ही दिलवा देंगे इसमें आपको। फ्लो चार्ट बोले तो फ्लो चार्ट। चलिए जी नेक्स्ट वाला। अरे बर्ड आई व्यू भी अगेन बच्चों कुछ ऐसा है जो बर्ड आई व्यू देता है आपको एकदम। वो भी अपना आंसर सेम है बच्चों। फ्लो चार्ट बोले तो फ्लो चार्ट। यस चलिए जी बच्चों आगे बढ़ गए हम लोग। हर टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए बच्चों। कंपनी शैल कंप्लाई रिक्वायरमेंट ऑफ 138 बोले तो सर 138 बोले तो इंटरनल ऑडिटर। क्या कहते हो? सही है। तो 138 की रिक्वायरमेंट जो है वो इस सेक्शन के अप्लाई होने के कितने टाइम में कर रही थी बच्चों? स्टडी मैट खोलना अगर नहीं किसी को याद हो तो बराबर 6 मंथ है वैसे तो आंसर। अब सर ये किधर पड़ा बच्चे? स्टडी मैट ओपन करना जहां आपको पूरा दिया हुआ है कि इन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। उसके जस्ट बाद में आपको मस्त वाली 2 लाइंस दिखेंगी जिसमें ये दिया हुआ है सेम टू सेम लाइन। कंपनी ये वाली लाइंस मिलेगी बच्चों। कंपनी शैल कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन इंटरनल ऑडिट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन। सीधा आप लोग को नजर उधर से आ जाएगा। चलिए अगला।
ये कौन सा पर्सन है जो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है? सीए हो सकता है क्या? सर पक्का सर, सीए तो पक्के पक्के से कर दो। अच्छा आगे कॉस्ट अकाउंटेंट को अपॉइंट करे तो सर करो ना सर, प्रोफेशनल होना चाहिए। भाई कंपनी का कोई एम्प्लॉय हो तो यस सर वो भी चलेगा सर। अब आप कहोगे सर एनी एम्प्लॉय सर कैसे चलेगा सर, आप तो किसी को भी अपॉइंट कर दोगे। बच्चे आप थोड़ा सा इसमें ट्रिक लगाओ। जब तुमको ए और बी दोनों सही दिख रहे हैं और ओनली ए और बी का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो बच्चे ए बी एंड सी थोड़ा सा दिल खुला रखो ना। आप ये सोचो कि अच्छा ये वो पूछना चाह रहे हैं कि कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है। यस सर बाहर का एम्प्लॉय सब चलेगा, तो इसीलिए आपका आंसर नंबर डी। सर यहाँ पे ए एंड बी होता तो फिर बच्चे ए एंड बी देते, क्योंकि एनी एम्प्लॉय की बात तो थोड़ी कम जम रही है। ऐसा एम्प्लॉय जो प्रोफेशनल हो ये अपने को थोड़ा ठीक जमता है। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बोले तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? अच्छा पहचानना पड़ेगा। सरप्राइज चेक इज अ पार्ट ऑफ रूटीन चेकिंग। नहीं भाई, सरप्राइज चेक रूटीन चेकिंग में थोड़ी होता है ना। सरप्राइज चेक प्रेफरेबली डन एटलीस्ट वंस ड्यूरिंग द ईयर। ये बात तो जमती है बच्चों कि हमको सरप्राइज चेक करना चाहिए। इट इज प्रेफरेबल टू इंक्लूड एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चेक जब आप ऑडिट कर रहे हो, और वंस से ना ऑडिट पीरियड तो इसको फॉलो करना चाहिए बच्चों। बराबर से एक बार है ना, एक बार अचानक से पहुंचो वहां पे और जाकर के सरप्राइज, बराबर जैसे बर्थडे का केक लेके जाते हो ना वैसे आपको जाना चाहिए। तो सरप्राइज चेक कैनॉट एक्सरसाइज अ गुड मॉरल। अरे ये तो मॉरल चेक है भाई साहब, क्या बात कर रहे हो, इनकरेक्ट सेंटेंस। और इट इज नेसेसरी इन ऑल केसेस फॉर द रिजल्ट ऑफ सरप्राइज चेक टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट। ना ना भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वंस ड्यूरिंग द ईयर अपने को करना चाहिए बच्चों। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सरप्राइज चेक मे बी विद रिस्पेक्ट टू। अब सरप्राइज चेक किन किन चीजों के लिए करना चाहिए बच्चे? कैश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। ये तो पक्की पक्की सी चीज है। क्या कहते हो? कैश को वेरीफाई करने के लिए अचानक से पहुंचो, इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करने के लिए अचानक से पहुंचो, रजिस्टर डिमांड कर लो, और इन्वेंट्री वेरीफाई वो लास्ट में तो करते ही अपन स्टॉक टेकिंग, लेकिन बीच में वंस इन अ ईयर आपको सरप्राइज चेक भी करना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए? सर काफी क्वेश्चन बना दिया आपने, सरप्राइज चेक इतने सारे क्वेश्चन बना दिए। यस सर बच्चों, पुराने कोर्स वाले भी तो हमारे साथ में कुछ कुछ चीजें उनके लिए भी जरूरी है ना। तो ये सारे कोर्स में कुछ चीजें हैं जो सिर्फ उनके और आपके इसमें कम है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी बोले तो कितना? और सर ये कोई रेडियो स्टेशन है क्या सर जिसका फ्रीक्वेंसी हो रहा है सर, या कोई ऐसा है क्या सर जिसका फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो? बच्चे इसीलिए हमने कहा कि ये फ्रीक्वेंसी के बारे में ऑडिटर डिसाइड करेगा कि कब कब कितना कितना फास्ट करना नहीं करना वो जाने। ना तो लॉ कुछ कह रहा है ना ऐसे कुछ कह रहा है, और ना कोई 5% टाइम अपने को देना है, कुछ भी नहीं है बच्चे। ऑडिटर डिसाइड करेगा, प्योरली उसके पीजे पे डिपेंड करेगा बच्चे, पीजे पे डिपेंड करेगा। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही बना दिया हमने, द रिजल्ट ऑफ सरप्राइज चेक। अच्छा रिजल्ट क्या होगा? हर ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। ना मुन्ना ना, ऐसा हर बार थोड़ी करेंगे। मे और मे नॉट बी इंक्लूडेड, ये तो कुछ जमता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटेटिव नेचर। अच्छा मतलब ज्यादा होगी तो ज्यादा, कम होगी तो कम नहीं भाई। शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट अगर वो मटेरियल हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे। ये बात तो समझ में आती है भाई, इंक्लूडेड वाला तो ऊपर भी था, लेकिन अगर कोई चीज मटेरियल लगे और उसका इफेक्ट आ रहा हो तो उसको जरूर करना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नंबर 40 बच्चों, the first standard to field work recognize that the early appointment of the independent auditor have many advantages to the auditor and the client. चलिए जी, which of the following advantage is least likely to occur as a result of early appointment of an auditor? जल्दी जल्दी से अपॉइंट कर दो ताकि टाइम अपने को पूरा पूरा मिल जाए बच्चों, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा, इस लाइन को पढ़ने से क्या लगा कि which of the following advantage is least likely to occur as a result of early appointment of the auditor? तो चार ऑप्शन दिए बच्चों आप लोगों को। सबसे पहला, द ऑडिटर विल बी एबल टू कंप्लीट द ऑडिट वर्क इन लेस टाइम। थोड़ा ठीक ही लग रहा है, कम टाइम में कर पाएगा। द ऑडिटर विल बी एबल टू परफॉर्म द एग्जामिनेशन मोर इफेक्टिवली। ठीक है, ये भी सही है। The auditor will be able to better plan for the observation, or auditor will be able to plan the audit work so that he may done जो एक्सपीडिशली काम कर पाएगा। मतलब क्या हो गया, एकदम फास्ट भाई, एकदम सारी चीजों को कवर करके और एक्सपांशन के साथ में वो काम कर पाएगा। तो आपको क्या लगता है, ये चारों चीजें हैं ठीक है, लेकिन चारों में से ऐसी कौन सी है जो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट अपने को दिख रही है बच्चों? सर हमको तो सारी एक जैसी दिख रही है। बच्चे लोगों को ध्यान रखिएगा, देखिए क्या लिखा है। ए आंसर हमने किया लेस टाइम वाला। सर ऐसा क्यों सर? पढ़िए, as a result of early appointment the auditor will be able to complete the auditor in less time as compared to had the appointment was made on scheduled time. अब बच्चों इसमें एक चीज समझ रहा कि सारी चीजें सही है,
लेकिन यहाँ हमने क्या बोल दिया कि इनमें से बाकी सब चीजें तो पक्का 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 से होने ही होना है बच्चों, पक्के से होनी है। लेकिन जहां तक बात है फर्स्ट पॉइंट की, तो उससे बाकी के पॉइंट जो है वो ज्यादा मजबूत इसके अंदर अपने को दिखेंगे, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो फॉलोइंग एडवांटेज इज लीस्ट लाइकली टू अकर एज अ रिजल्ट। क्या पता माना टाइम कम लगेगा, लेकिन जबरदस्ती है क्या, एज कंपेयर टू, माना उसके कंपेरिजन में टाइम कम लगेगा, लेकिन टाइम कम लगने से हमारे ऑडिट की क्वालिटी पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अभी भी एफिशिएंटली काम तो हमारे लिए जरूरी चीज है, टाइटर प्लान हमारे लिए ज्यादा जरूरी चीज है बच्चों, और वहां पे ज्यादा प्रॉपर तरीके से काम करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपना आंसर नंबर जो है वो ए यहाँ पे चला गया। बराबर, चलिए जी। तो बच्चे लोगों कितना हुआ है बच्चों, यानी हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस कर लिए बच्चों, 30 क्वेश्चंस कर लिए। मेरे ख्याल से 35 मिनट्स क्लास को चालू हुए हो गया है आई थिंक, तो काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। चलिए यस बच्चों, नेक्स्ट पे आपको लेके आ गया मैं फटाफट से। ऑडिट प्लानिंग कमेंस, सर ऑडिट प्लानिंग कब चालू होती है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द, यस सर यही तो कहीं पढ़ा था, आफ्टर एजीएम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आफ्टर अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों डायरेक्ट आप लोगों ने मेरे साथ में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। एक ऑडिट खत्म होने के साथ ही, यस प्रीवियस ऑडिट खत्म होगा तब ये चालू होगी, और अगली ऑडिट रिपोर्ट जब तक सबमिट नहीं होती तब तक चालू रहेगी। तो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, आप लोग सब जानते हो, कंटिन्यूस चलता है, और पुराना ऑडिट खत्म किया उसके साथ चालू होगा, और करंट एंगेजमेंट के खत्म होने तक चालू रहेगा। आंसर नंबर इज करेक्ट आंसर। नंबर 2, नंबर नेक्स्ट पे आओ, द एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्लानिंग। अच्छा सर ऑडिट प्लानिंग का एडवांटेज क्या है, हेल्पिंग द ऑडिटर। यस सर, ये तो फर्स्ट पेज पे दे रखे हैं प्लानिंग के बेनिफिट्स। हेल्प करता है ताकि इंपॉर्टेंट एरियाज पता लग सके, सही है सर। असिस्ट करता है टीम को सेलेक्ट करने में, यस सर। फैसिलेट करता है, फैसिलेटिंग द डायरेक्शन और सुपरविजन, बच्चों एंगेजमेंट टीम को रिव्यू करना। अपने को तो सारे ही सही लग रहे हैं भाई, ऑल ऑफ दी अबव। ये देखिए ये सारे पॉइंट्स आप लोग को मिलेंगे बेनिफिट्स वाले। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है बच्चों, एमसीक्यू तो देख ही लिया आपने, याद करो मैंने ऐसे ही बताया था आपको, याद आया बच्चे लोगों आप लोगों को, हेल्पिंग करना उसमें हमने ये पॉइंट्स डाल दिए थे, बराबर। फिर असिस्ट करना, फिर फैसिलिटेट करना, फिर वापस से असिस्ट करना, कोऑर्डिनेशन वगैरह के अंदर सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हुए हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। अच्छा ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, सबसे पहले नंबर पे बोला बच्चों एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा कोई भी सीओपी नहीं हो तो भी चलेगा, कंपनी हुज कंपनी, एक ऐसा कंपनी जिसका सारा डायरेक्टर सीईओ, बच्चे कंपनी कैसे ऑडिटर हो सकती है भाई, कंपनी जिसके सारे डायरेक्टर जो हो सेपरेट लीगल एंटिटी किधर गया, और चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास में सीओ पीओ, ये कुछ बात समझ में आती है सर, सीए हैविंग सीओपी, आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट पे आइए जल्दी जल्दी से, which of the following statement is incorrect। बच्चों देख रहे हो एकदम ब्रेथलेस चल रहे हैं, हाँ ब्रेथलेस का मतलब ये नहीं सांस नहीं ले रहा हूं भैया, इधर दिखूंगा नहीं तुमको, नहीं लूंगा तो, बराबर। लेकिन हमारी स्पीड हो चुकी है सुपर से भी ऊपर, बोलो क्या कहते हो, सुपर से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर, एकदम धुआंधार। इसीलिए बच्चे लोगों, फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं, हमने क्विज इधर काय को नहीं रखा भैया, संडे को अपन क्विज कर ही रहे ना स्पेशल क्लास में, समझ रहे हो मेरी बात को। अब इतने सारे क्वेश्चन है, मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था भाई साहब 1000 से ऊपर क्वेश्चन है। अब 1000 क्वेश्चन इधर अगर मैं क्विज में लेने बैठा तो क्विज के अंदर क्वेश्चन होते हैं एक क्विज में हद से 20 से 25, कैसे करेंगे बच्चों इतने सारे क्वेश्चंस, बराबर। इधर से तुम लोग मेरे साथ में डिस्कस करते जाओ, देखते जाओ कि अच्छा अच्छा ये क्वेश्चंस है, ज्ञान बटोरते जाओ भाई, बटोरते जाओ बटोरते जाओ। और जब स्पेशल क्लास पे अपना क्विज होता है और आपका जो एग्जाम के अंदर रियल टाइम क्विज होगा, उसमें आप इस्तेमाल करना ना इसको, समझ आया। चलिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट करेक्ट कौन सा है यार, 50 तो कर ही देंगे आज, क्या लगता है आपको, 60 तक था बट 100 तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैंने कहा था 100 क्वेश्चंस में लेके आया हूं बच्चों, 100 क्वेश्चन कितने अपन कर पाते हैं देखते हैं। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है, कोशिश करते हैं भाई। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अपॉइंट हो सकती है ऑडिटर, यस 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 ये तो करेक्ट है, बिल्कुल हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अपॉइंटेड, मुझे क्यों लगता है 1413 का 3 का बच्चों कौन सा है, 1 ही है क्या, यस सर, इसके 3 के ए के अंदर ही लिखा हुआ है सर, बिल्कुल बच्चों फर्स्ट पॉइंट ही यही है। बॉडी कॉर्पोरेट ब्रैकेट में डाला, एक्सेप्ट एलएलपी कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, ये लिख रहा है कैन बी अपॉइंटेड, तो सर यही आंसर है, लेकिन आगे पढ़ते हैं। एक सीए है जिसके पास सीओपी है, ये तो सही है, और नन ऑफ दीस तो हो ही नहीं सकता, बी आंसर हमको मिल ही गया, ये देखो ये लिखा गया है, बराबर क्लियर। नेक्स्ट पे आओ बच्चों, अभी सारे कंपनी ऑडिट के क्वेश्चन है छोटे छोटे से।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्वालीफाई फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर? इनमें से कौन डिस्क्वालीफाई है? ऑफिसर और एम्प्लॉय, यस डिस्क्वालीफाई है। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ होल्डिंग कंपनी, नारा ऐसा होल्डिंग का तो नहीं बोला था बच्चे। कहीं इस पॉइंट के साथ में कैश था क्या? नहीं सर। डी पॉइंट से पहले तो किधर कैश था ही नहीं सर। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ सब्सिडरी कंपनी नहीं सर। ऑल ऑफ दी नहीं सर। सीधा सीधा देखो बी में लिखा है एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। हाँ, सी में लिखा है अगर उसका कोई एम्प्लॉय या कोई पार्टनर वार्टनर होता, ऑफिसर एम्प्लॉय होता तो वो भी एलिजिबल नहीं होता तो सर, लेकिन यहाँ पे ऐसी उसकी बात ही नहीं की है। चलो 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 बच्चों, मेरा फेवरेट सेक्शन आ गया। तुमको कितनी बार कराया भाई? which of the following is not covered with the meaning of relative? इनमें से कौन सा आपका रिश्तेदार नहीं है भाई? कौन सा नहीं है? ओ स्टेप वाले पप्पा बिल्कुल कवर है, स्टेप वाली मम्मी कवर है, स्टेप वाली बहना भी कवर है, लेकिन स्टेप वाली डॉटर कवर नहीं है बच्चों। याद आया आप लोगों को? घुमा घुमा के मैंने बताया था कि बच्चे उस डॉटर के लिए उसके स्टेप पप्पा जो है, स्टेप फादर जो है वो तो कवर है, लेकिन पप्पा के लिए बेटी जो है, मतलब पापा बोलेंगे कि तू मेरी बेटी नहीं है, मेरा तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। बेटी कहेगी नहीं आप मेरे पापा हो, आप मेरे पापा हो। ऐसा ऐसा होने वाला है भाई इस सेक्शन को पढ़ने के बाद। चलिए आपको बताएं रिलेटिव का पूरा डेफिनेशन बच्चे लोग 2 क्लॉज 77 देके रखा है अपने को। ये रहा डॉटर, ये देखो डॉटर अकेली है, स्टेप नहीं है साथ में, बराबर। चलिए अब हमने कहा बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ, ओके इनमें से कौन सा कवर है इस बार? कवर्ड, यस बच्चों कवर। कवर्ड के अंदर हमने कहा फॉलोइंग इज कवर्ड विद इन द मीनिंग ऑफ 277। ब्रदर तो कवर था भाई, ब्रदर की वाइफ तो सर कवर नहीं की थी सर, ये तो है नहीं, ये कवर नहीं है, तब ये आंसर भी नहीं है। स्टेप ब्रदर सर जरूर है, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, तो ये कवर है। सिस्टर का हस्बैंड नहीं सर, बिल्कुल नहीं। स्टेप डॉटर तो पहले ही हम बना कर चुके हैं आपको, तो ये देखिए रिलेशन आपके सामने पड़े बच्चों। सिस्टर और ब्रदर में सिर्फ इन्होंने स्टेप वाले को इंक्लूड किया है, लेकिन सिस्टर के डॉटर का हस्बैंड कवर है। सिस्टर का हस्बैंड और ब्रदर की वाइफ जो है वो बिल्कुल भी कवर नहीं है इस डेफिनेशन में। बच्चों ध्यान रखिएगा, बच्चों ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सीधी सीधी सी बात हो रही है, ये सेक्शन लेकर के घर पे मत चले जाना, ऐसा कुछ हुआ तो बराबर दिक्कत हो जाएगी। वो सब रिश्तेदार है आपके, लेकिन इस सेक्शन के हिसाब से नहीं है। चलिए Which of the following is not disqualification of company's auditor? अरे सर कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है? ओके ऑफिसर और एम्प्लॉय ये तो है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है। एनी पर्सन जिसका इनडेप्थनेस सर एग्जम्पशन है, लेकिन क्या लिखा है बच्चे 5 लाख से ज्यादा रुपए का है, यस सर ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है। अ पर्सन हु हैज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट फॉर एन ऑफेंस और भी उसको 10 साल नहीं हुआ है, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है भाई, 10 साल नहीं होने वाली भी। अ पर्सन जिसका एज आ रहे चार्टेड अकाउंटेंसी सर डिग्री ऐसा है जो उम्र नहीं देखता, न उम्र की कोई सीमा हो न जन्म का हो कोई बंधन, जब कोई ऑडिट करे तो बस देखे आपका सीए प्लस सीओपी। यस गाना कुछ और था, अपन ने कुछ और बना दिया, लेकिन आप जानते हो एक्सीडिंग 65 ईयर वाली कोई एज का लिमिट इसमें है ही नहीं, बराबर। तो ये शरीर साथ है, मन साथ है, काम कर सकते हो तो बिल्कुल करो भाई, बिल्कुल करो। आपको बताऊं बराबर से मेरे जो फेलो चार्टेड हैं जो साथ में हमारे काम करते हैं बच्चे लोगों बराबर, या जो मेरे भी, चूंकि मैं तो इधर सब बिजी रहूंगा, तो जो मेरी फाइल्स वगैरह भी देखते हैं वो बच्चे हो चुके हैं इस वक्त में 80 इयर्स की एज में है, लेकिन फिर भी अभी भी ऑफिस आते हैं। 80 साल के 80 इयर्स के अभी भी ऑफिस आते हैं बच्चों, बिल्कुल काम संभालते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और साथ साथ के अंदर बच्चे ऑडिट रिपोर्ट पे ऐसा साइन वाइन भी करते हैं, बराबर ऑडिट का काम भी संभाल रहे हैं। तो इसीलिए ऐसी कोई एज वाली डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। चलिए ऑडिट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एग्जम्प्टेड फ्रॉम सीलिंग और नंबर ऑफ ऑडिट। अच्छा प्राइवेट कंपनी वो कौन सी है बच्चों जो एग्जम्प्टेड है? जिसका कैपिटल 10 करोड़ से कम हो, जिसका 20 करोड़ से कम हो, जिसका 50 करोड़ से कम हो, भाई साहब करोड़ों की बात हो रही है, जिसका 100 करोड़ से कम हो। सोचो रात को बैठ करके अगर कोई घर पे पड़े यार 10 करोड़ से कम है यार, 20 करोड़ से कम है यार, 50 करोड़ नहीं यार, 100 करोड़ यार, क्या था यार, क्या था क्या। आप सोचो घर के बाहर रात को तुम पढ़ रहे हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, और घर के बाहर से कोई चोर निकल रहा है तो सोचेगा यार ये तो करोड़पति है, ये तो क्या बात कर रहा है यार, क्या था यार, याद नहीं आ रहा, 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, 50 करोड़ के, 100 करोड़ था क्या। और वो बाहर वाला सोचेगा यार ये तो करोड़पति आदमी है, घर में घुस जाएगा, चोरी करने के आपके रूम में घुसेगा, दिखोगे आप, आपके सामने दिखेगी बुक्स, बराबर, ज्यादा से ज्यादा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं पढ़ाता हुआ या कोई फैकल्टी पढ़ाती हुई दिखेगी, वो कहेगा भाई ये क्या है, आप कहोगे देख ले बेटा यही है हमारे लिए तो अभी, बराबर, बुक्स चाहिए तो ले जा, बराबर। तो 100 करोड़ बच्चे आप लोगों का आंसर आपको पता है, 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल इज लेस देन 100 करोड़।
चलिए जी बच्चों, लोगों हाफ सेंचुरी पे पहुंचने जा रहे हैं अपन। रोटेशन ऑफ ऑडिटर कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है? रोटेशन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं है? नहीं है। लिस्टेड पे तो है सर। सेक्शन कौन सा लगता है बच्चों? 139(2), तुम लोग को पता है अच्छी तरह से, बराबर। ओपीसी पे ये एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, और स्मॉल कंपनीज पे भी नहीं है, मतलब आंसर नंबर डी इज करेक्ट। देखो किन किन पे है रोटेशन लगता है बच्चों, सारी लिस्टेड कंपनीज पर, अनलिस्टेड वाली पब्लिक कंपनीज और बच्चों जिनका शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, और ऐसी अनलिस्टेड वाली प्राइवेट कंपनी जिनका कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा का हो, बराबर, उन पर रोटेशन के प्रोविजन लगेंगे। और सारी कंपनीज जिनका बोरोइंग्स 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो, बोरोइंग्स डिपॉजिट बैंक से वगैरह जो भी कुछ है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है बच्चे लोगों। सीधा सीधा सा मैटर है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, सीधा सा। चलिए नेक्स्ट पे लेके आऊं आपको। रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल ऑन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। इसका आंसर हमने आपको ऊपर दे दिया बच्चों। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी 10 करोड़ और मोर की कैपिटल होनी चाहिए। तो इट्स पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन 10 करोड़। इस पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू और मोर देन 10 करोड़। बच्चों क्या है हमारे सेक्शन में, देखें अपन क्या लिखा हुआ था वहां पे। वहां लिखा हुआ था बच्चों इज 10 करोड़ और मोर। तो मोर देन 10 करोड़ तो मामले अलग हो जाएगा। एग्जैक्ट 10 हुई तो क्या करोगे? तो इक्वल टू और मोर देन 10 करोड़ इज करेक्ट आंसर। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आए तो बहुत ध्यान से सोच के समझ करके आप आंसर्स को करना बच्चों, आराम से हो जाएगा। चलिए चलिए, तो आंसर कौन सा हुआ बच्चों? बी नंबर लिखा हुआ है। चलिए, रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज एप्लीकेबल ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इफ, ओके सर, प्राइवेट अभी तो पढ़ा सर, 50 करोड़ का कैपिटल सर, इक्वल टू और मोर देन 50 करोड़, ये दिख गया बच्चों, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ बच्चों 50, अरे हाफ सेंचुरी खत्म, हाफ सेंचुरी हो गया हमारे क्वेश्चंस का। 10 क्वेश्चंस तो और अपन लोग कर लेंगे बच्चों, आराम से कर लेंगे, मुझे लगता है 60 तो हो जाएगा। 1 मिनट एक क्वेश्चन। यस, रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन। रोटेशन ऑफ ऑडिटर किस पे लगता है बच्चों? हमेशा लगता है इन कंपनीज पर, लिस्टेड, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल ऑफ दीज बच्चे। सिर्फ लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए कंडीशन है 50 करोड़ और मोर वाली, या फिर अपनी बोरोइंग्स वाली, इसलिए लिस्टेड पे तो लगेगा, लगेगा बोले तो लगेगा। चलिए जी, ये ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर ऑडिटर ऑफ कंपनी? कौन सी सर्विसेज प्रोहिबिटेड नहीं है? अच्छा अच्छा, कौन सी नहीं है बच्चे? इंटरनल ऑडिट प्रोहिबिटेड है, बुक कीपिंग बच्चे सीधा 144 वाला सेक्शन याद करो ना। टैक्स ऑडिट अलाउड है, आपको क्वेश्चन भी तो कराया कि वो बंदा टैक्स ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, बराबर, तो आप कहोगे होने दो सर, बिल्कुल टैक्स ऑडिट पे तो कोई प्रोहिबिशन है भी नहीं, तो टैक्स ऑडिट कर सकता है ना। डेट फीस भी आगे बढ़ गई अब तो। चलिए, सीजी का अप्रूवल चाहिए व्हेन ऑडिटर इज टू बी रिमूव्ड। सीजी का अप्रूवल कब चाहिए? जब एक्सपायरी ऑफ टर्म के बाद हटा रहे हो, एक्सपायरी से पहले हटा रहे हो, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से हटा रहे हो बच्चों, जब टाइमिंग से पहले, सेक्शन 1401 याद आया, अगर आप इससे पहले उसको हटा रहे हैं, उसका जो टाइमिंग है उससे पहले हटाना चाह रहे हो, तो सीजी का अप्रूवल चाहिए। तुम लोग को पता है, सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर सीजी का अप्रूवल, फिर एसआर पास करना पड़ेगा। चलिए जी, इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन है छोटे छोटे। For removal of auditor before expiry of term of auditor, which of the following form is filled with central government to getting approval of removal? बच्चों 1401 में जो अपने को फॉर्म लेना पड़ेगा रिमूवल के लिए, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म दे भी दिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज फाइल्ड विद सीजी? तो सीजी के पास भरा जाता है बच्चों, ये रहा आपका एडीटी 2, बराबर, समझ रहे हैं? बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कभी कभी फॉर्म पे क्वेश्चंस बच जाएंगे बच्चों, तो अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि एडीटी 2 जाने वाला है। अब आगे देखो, कौन सा फॉर्म है जब बच्चे रेजिग्नेशन के टाइम पे ऑडिटर भर के देता है बच्चों? रेजिग्नेशन के टाइम पे, रिमूवल के टाइम पे 1 में है बच्चों 2, बराबर से, और जिस वक्त के अंदर वो रिजाइन करके जा रहा है बच्चों, उस वक्त के अंदर लगने वाला है हमारा, मतलब 2 के अंदर हमारा लग रहा है एडीटी 3। समझ रहे हो? सेक्शन तो 1402 है, लेकिन फॉर्म नंबर जो लग रहा है वो एडीटी 3 लग रहा है बच्चे लोगों। नेक्स्ट देखो, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड जो करते हो आप, याद आया बच्चे? सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होता है तो 143(12) में, तो बच्चों काम में आता है एडीटी 4। ये देखिए एडीटी 4 काम में आता है बच्चों। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, फॉर्म्स के क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करके जाना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों के लिए आपको साथ में, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिए। चलिए जी, नेक्स्ट पे चलो। फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड टू सीजी, सीजी मींस, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? क्या आरओसी है, क्या सीबीआई है, क्या डायरेक्टर जनरल है, या सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है? बच्चों पढ़ करके देखना टॉपिक। रिपोर्टिंग फ्रॉड में डायरेक्टली आपको दिया हुआ है कि किसको एड्रेस करते हुए बनाओगे, तो ये एड्रेस होगा बच्चों सेक्रेटरी ऑफ एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, बराबर।
चलिए जी नेक्स्ट पे आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट ऑफ ऑडिटर, इनमें से कौन सा ऑडिटर का राइट नहीं है? सबसे पहला बच्चे अटेंड करना जनरल मीटिंग को, रिसीव करना ऑल नोटिस और अदर कम्युनिकेशन ऑफ जीएम, रिप्रेजेंटेशन देना रिमूवल के अगेंस्ट में, आपने पढ़ा हुआ है, और टू बी हर्ड एट द मीटिंग, कोई भी ऐसा मैटर जो उसके कंसर्न का हो बच्चों। वैसे तो चारों उसके राइट्स हैं, लेकिन हम अटेंड जनरल मीटिंग अगर नहीं करता है तो आप जानते हो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर दी जाती है, या तो खुद जाए या उसके बिहाफ पे कोई एलिजिबल पर्सन जाए जो सीए बनने का एलिजिबल है, ऑडिटर बनने का। इसीलिए बच्चों यही वो आंसर है जो उसका ड्यूटी है। ये देखिए अपने लिखा भी है, As per section 146, it is right of auditor to receive notice और other communication, बराबर। लेकिन अटेंड करना उसका ड्यूटी बनता है कि सेम वो करे या उसका कोई ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव करे बच्चों, जब तक एग्जाम नहीं हो। या आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कारो इज एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? अरे कारो इनमें से किस पे लगता है सर? कारो बहुत सारी कंपनी पे लगता भी नहीं है, ओपीसी पे नहीं लगता, स्मॉल पे नहीं, बैंकिंग पे नहीं, तो पब्लिक कंपनीज पे लगता है बच्चों। हमने आपसे पूछा एप्लीकेबल किस पे होगा, तो आंसर इज पब्लिक कंपनी। चलिए नेक्स्ट पे आए बच्चों। अगला क्वेश्चन कहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। प्राइवेट कंपनी एग्जम्प्ट है कारो की एप्लीकेबिलिटी से इफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई। और कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करे बच्चों? शेयर कैपिटल और रिजर्व 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, करेक्ट है। बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों 1 करोड़ है, बिल्कुल करेक्ट है। और रेवेन्यू बच्चों 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ दीज ये रही आपकी कंडीशंस। यस चलिए जी बच्चे लोगों, तो हमने तो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए भाई। यानी कि हमारा टारगेट चल रहा था 60 मिनट में 60 क्वेश्चन कर ले, लेकिन हमने तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस कर लिए। चलिए 60 मिनट्स होने में अभी मेरे ख्याल से कुछ टाइम बाकी है, घड़ी घड़ी देखूं क्या? यस सर थोड़ा सा टाइम बाकी है अभी तो, लेकिन हम तो कर लिए। आइए 1-2 क्वेश्चंस और लगा लेते हैं। यस 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 बच्चे लोगों, चलते चलते कुछ क्वेश्चन कारो वाले तो कंप्लीट करवा लो यार। हेडिंग हम देंगे 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, बराबर। तो कारो इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर। यस 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 कारो कब से एप्लीकेबल हुआ था भाई? देखना 15-16 से एप्लीकेबल हुआ था, लिखा हुआ है उधर एकदम डायरेक्टली। आपको छोटा मोटा सा क्वेश्चन है, शायद कभी कभार आ जाए, तो ध्यान रखोगे। Which of the following statement is incorrect? अच्छा इनकरेक्ट बताना है। कारो इज एप्लीकेबल ऑन रिपोर्टिंग ऑफ सीएफएस। अच्छा ऐसा कब बोला भाई? हाँ जी, 1% कंपनी स्मॉल कंपनी एग्जम्प्टेड है, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही लिख रहे हो, करेक्ट। कारो अगर एप्लीकेबल होता है इट विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू ब्रांच। ब्रांच सब पे लगेगा सर, सबका लगेगा, सब पे लगेगा। इंश्योरेंस कंपनीज एग्जम्प्टेड है, सारे करेक्ट है बच्चों। तो ये जो लिखा है ना कि सीएफएस की रिपोर्टिंग पे लगता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ये तो अलग ही रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है हमारी, अपने को ध्यान में रखना है। तो नॉट एप्लीकेबल ऑन सीएफएस अपने को याद रखना है। 62 इज इजी। और बच्चों कारो में पैराग्राफ्स कितने हैं और कितने मैटर्स कवर है बच्चों? 16 मैटर 16, याद आया आप लोगों को? 21 तो नहीं हो गया ना कहीं? 16 मैटर्स कवर है, 16 मैटर कवर है। लास्ट 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 वाला जो आप पढ़ते हो अपने एनबीएफसी वाला, बराबर। तो 16 पॉइंट्स इसके अंदर कवर है सर। ओके सर, ओके सर, ओके सर। नेक्स्ट वाला 64। यस 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 बच्चों 64 64 64। चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, 65 तक कर लेते हैं, है ना। द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी। बच्चों ऑडिट रिपोर्ट पर जो डेट आएगी, जो डेट आएगी, जो डेट आएगी वो कौन सी होगी? बैलेंस शीट का डेट होगा। Any date after balance sheet date, after balance sheet date, but not earlier than the date of approval on FS of the entity. अप्रूवल से के मतलब उससे पहले की नहीं होनी चाहिए, पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अप्रूवल होगा, बराबर। तो बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। आंसर नंबर सी अपना जाने वाला है, क्योंकि ऐसे 700 में डायरेक्ट लिखा है द डेट ऑन ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी द डेट आफ्टर द बैलेंस शीट बट नॉट अर्लियर देन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द एंटिटी इन एजीएम, बराबर। तो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिट कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? कॉस्ट ऑडिट में पढ़ा ना सेक्शन 148, ये रहा सर। ऐसा कोई एंटिटी है जिसके एक्सपोर्ट से उसकी टोटल इनकम का 75% वहां से निकल रहा है, तो सर एग्जम्प्ट है। ओके, सेल्स में अगर है तो ओके, और जो खुद अपना जनरेशन कर रही है कैपिटिव जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एग्जम्प्टेड है बच्चों। ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। तो बच्चे लोगों हमने कर लिए हैं 65 क्वेश्चंस धड़ाधड़ वाले एमसीक्यू, जो बच्चे अगर मैं क्विज में करवाता तो हमारा टाइम हो जाता 3 से 4 दिन अपने को इसमें लग जाते। तो अभी अपना मैटर ये है ज्यादा से ज्यादा मैटर हम लोग बच्चों डिस्कस कर सके, तो हमने कर लिए हैं।
काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए बच्चे लोगों, तो जरूर आप लोगों को मजा आया होगा। स्पीड में किया है बच्चों, स्पीड स्पीड स्पीड। और अब आप लोग इतने लेवल की तैयारी कर चुके हो कि मुझे लगता है कि इस स्पीड को मैच करना आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। मेरी स्पीड को बिल्कुल आप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली मैच और कैच दोनों ही। चलिए जी बच्चे लोगों, तो ये हमारी आज की क्लास थी और हम लोग मिलते हैं बच्चों अपनी स्पेशल क्लास के अंदर भी, वहां भी हमारी मुलाकात हो रही है। और बच्चों प्लस पे तो हो रहा है धमाका। जी हाँ, कोर्सेज खूब सारे आने वाले हैं और आप सबको बता सकते हैं, चाहे कोई कॉमर्स स्ट्रीम का हो, साइंस का हो, स्कूल वाला हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि भाई साहब अनअकैडमी पे जो मजा आया है कि बस पूछिए ही मत। और उसको बोलिए यहाँ आइए, प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए और साथ में ये नाम का कोड लगाइए और अपना 10% का डिस्काउंट भी पाइए। चलिए बच्चे लोगों, ठीक है, तो फिर आपसे कल और मुलाकात होगी और एमसीक्यूज के साथ। अभी तो यहाँ से भी बचे हुए अपने पास में बराबर बच्चों 35 एमसीक्यूज, तो भी यहाँ से बचे और कुछ नए एमसीक्यूज के साथ में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बच्चे लोगों। बाय बाय, गुड बाय, टाटा, सी यू। अपना ख्याल रखना बच्चों। थैंक्स अ लॉट।